नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। राज्य विधानसभा में महादेव ऐप का मामला उठा है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इसका मुद्दा उठाया, जिस पर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कार्रवाई की बात की। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। विधानसभा में गूंजा महादेव ऐप का मुद्दा। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने उठाए सवाल, पूछा अब तक क्या क्या हुआ। गृह मंत्री ने दिए जवाब, कहा गुनहगार जाएंगे जेल। विधानसभा में जारी बजट सत्र के चौथे दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। प्रश्नकाल में प्रदेश के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप कांड की गूंज सुनाई दी। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इस पर सवाल किया कि महादेव सट्टा ऐप और अन्य सट्टा ऐप के संबंध में कब कब और क्या क्या शिकायत की गई है। ये भी पूछा कि इस पर क्या क्या कार्रवाई की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग शामिल हैं। ये काफी संवेदनशील मामला है। दुबई से इसका संचालन चल रहा है। 2020 से ले लगातार महादेव ऐप के नाम पर अरबों खरबों रुपए का भ्रष्टाचार, अरबों खरबों रुपए का सट्टों का व्यापार, ऐसे कई बेरोजगार नौजवान, कई किसान जिनके बैंकों के अंदर खाते खुलवा दिए और उसके अंदर आदान प्रदान हुआ करोड़ों अरबों रुपए का। यह सट्टे का फलता फूलता व्यापार छत्तीसगढ़ में, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन के माध्यम से विधानसभा में यह विषय हम उठाते रहे। सुर्खियों में भी समाचार पत्रों की बनी रही। और जब महादेव ऐप को लेकर के जब मैंने ईडी को शिकायत की, वह तथ्य, वह सब चीजें उनको उपलब्ध कराई कि किनके संरक्षण में यह काम चल रहा है। विदेश में बैठे हुए लोग जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में संचालन हो रहा था। मूणत के सवाल पर डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री विजय शर्मा ने विस्तार से जवाब देते हुए बताया कि महादेव सट्टा ऐप की कुल 28 से शिकायत प्राप्त हुई है। 90 अपराध पंजीकृत किए गए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। पूरी ताकत के साथ इस विषय की जांच की जाएगी। किसी की भी परवाह किए बिना जो गुनहगार है उनको जेल के पीछे भिजवाया जाएगा। कार्यवाही की अपनी गति है और 90 एफआईआर हुए हैं। कम से कम 600-700 अकाउंट फ्रीज हुए हैं, उसमें राशि फ्रीज हुई है और इस पर कार्यवाही चल रही है। परंतु एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कार्यवाही है वो बहुत एडवांस्ड स्टेज पर है और वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और वो उन्होंने चालान भी पुटअप कर दिया है। अब मसला ये है कि प्रशासन के पास अधिकृत तौर पर यह जानकारी अभी नहीं आई है। जैसे ही यह जानकारी आती है और उसमें प्रामाणिकता के साथ अगर हमको प्राप्त होती है तो उस पर कार्यवाही होगी। माननीय सदस्य को उसमें यह था कि हम क्या कर रहे हैं इस विषय पर, तो माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद मैंने एलओसी जारी करना, लुकआउट सर्कुलर जारी करना, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना, उनको लेकर के भारत आने के लिए उसकी कोशिश करना, जितने भी इसमें दोषी लोग हैं उनके संपत्ति का जांच कर उसकी कुर्की के लिए आगे बढ़ना, जो प्रावधान है इस विषय पर वो सारी चीजें की जा रही हैं। तो महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में गर्मा गर्म बहस हुई, प्रश्न किए गए। राजेश मूणत जो बीजेपी विधायक हैं, इन्होंने प्रश्न को उठाया और गृह मंत्री ने उस पर जवाब भी दिया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जवाब दिया गया, जैसा कि आपने सुना। आज इसी महादेव ऐप के मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान
जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। प्रबोध मिंज, बीजेपी विधायक अनिल सिंह चौहान, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संजय शेखर, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे प्रबोध मिंज जी से। बीजेपी विधायक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज सदन में महादेव ऐप का मामला गूंजा है। सरकार आपकी है, अगर पिछली सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं की तो जिम्मेदारी आपकी है और इस जिम्मेदारी को आप लोग निभाइए। इसमें प्रश्न पूछना, आपके ही विधायक प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके ही मंत्री जवाब दे रहे हैं। कार्रवाई कीजिए, गुनहगारों को पकड़ के लाइए, दंड दीजिए दोषियों को। बाकी सदन का वक्त जो है किसी और विकास के कामों में, चर्चा में लगाइए, बेहतर होगा। क्यों? जी नमस्कार। जी प्रबोध जी, आपसे ही सवाल है। जी जी आपने मेरे से सवाल पूछा। जी आज मैं सदन में था, विधायक के रूप में जनता ने मुझे भेजा है और पहली बार इस सदन में आया हूँ। और आप जिस विषय की ओर महादेव सट्टा के बारे में जो आज विषय के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, और मैं बताना चाहूंगा कि ये पिछली सरकार की, कांग्रेस की सरकार की, और छत्तीसगढ़ के युवाओं को जो बर्बाद करने का काम, सट्टे की ओर ढकेलने का काम, और अब तो पूरे देश में इसका पूरा महादेव सट्टा जो ऐप है ये पूरे देश में चिंता का कारण बना है। और इस विषय को लेके हमारी भाजपा की सरकार बहुत गंभीर है और इसीलिए हमारे माननीय पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी ने इस विषय को आज प्रश्नोत्तरी के माध्यम से रखा था, सदन की जानकारी के लिए भी। और विपक्ष के द्वारा पिछले कार्यकाल में कांग्रेस के समय में जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिनके समय में ये जो फला फूला है और इनके जो शागिर्द थे जो इनको चलाते थे, संरक्षण देते थे, इसी सरकार के लोग थे। इस मामले को पूरी ताकत के साथ इनके दोषियों को सजा देने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए, इसके लिए ही विषय उन्होंने आज रखा था। और पिछली सरकार के समय भी ईडी के माध्यम से और बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध करा के भारतीय जनता पार्टी लगातार इनके खिलाफ में, भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है। और इसलिए ये शुरुआत हो गई हमारी सरकार की, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, इसलिए ये प्रसंग भी हमारे पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी ने लगाया था और उस पर आज पूरी बात भी हुई है। और उसकी जानकारियां हमारे मंत्री जी जो नए मंत्री हैं हमारे आदरणीय विजय शर्मा जी, गृह मंत्री, उन्होंने जो जानकारी दी है वो पूरा कड़ी से कड़ी करने की जानकारी दी है। और उसमें जो जानकारियां उनके पास थी, जो उन्होंने सदन को बताया है, उसमें उनके बारे में कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं, कितने पर कार्रवाई कहां तक पहुंची है, इन सारे चीजों के बारे में आज जवाब उन्होंने दिया है और आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई जैसे ही समाप्त होगी। कुछ प्रकरण यहाँ उनके पास जा रहे हैं, कुछ अन्य प्रकार से जो जांच हो रही है उसकी अंतिम रिपोर्ट पहुंचनी है। उसके बाद मेरा सवाल ये नहीं था, हमारा सवाल ये था कि सरकार आपकी है, उनके ऊपर कड़ी से नहीं सवाल प्रबोध मिंज जी, विधायक जी, सवाल मेरा ये नहीं था। सवाल मेरा ये था कि आपकी सरकार है और कांग्रेस के शासनकाल में यह महादेव ऐप का मामला उठा था, उसने सही काम नहीं किया, उसमें कई नेता हम मानते हैं, अधिकारी हैं, उसमें संलिप्त थे, ठीक है, एकदम भ्रष्टाचार वाली सरकार थी, गई आपकी आ गई। सदन में आप ही के विधायक प्रश्न उठा रहे हैं, आप ही के मंत्री जवाब दे रहे हैं। सवाल यह है कि ये कुछ भी हो सकता था, ठीक है, इसकी जगह पर कोई बड़ा प्रश्न और भी जनता से जुड़ा प्रश्न उठ सकता था और आप जो है इस पे कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कराइए, बढ़िया है, सरकार आपकी है, इस पे काम कीजिए। जो भी आप जिन नेताओं इसमें आरोपित हैं, अगर गुनाहगार साबित होते हैं उसे जेल के अंदर डलवाइए, रोकता कौन है? ये मतलब ये दिखावे का प्रश्न कैसा हमारे समझ में ये आया है। आप बताइए इस प्रश्न से लाभ क्या हुआ है, जरा हमें ये बता दीजिए। आम जनता को इस प्रश्न से लाभ क्या है? नहीं, दिखावे का सरकार बदले
कोई मंडल बने, सरकार अभी 1.5 महीने हुए हैं और कार्रवाई के लिए जो जानी है, जो कार्रवाई करी जा रही है वो लगातार आगे प्रगति पर है, उसकी जानकारी दिया है। और राष्ट्रपति कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। और जो पिछले सरकार में जो चीजें नहीं हुई थी उस पर नए कदम आगे बढ़ाए गए हैं, उस पर कठोर कार्रवाई करने के लिए अपने उसको प्रारंभ किया हुआ है। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। अनिल सिंह चौहान जी, महादेव ऐप का मामला जो है सदन में गूंजा है और इस पर मंत्री जी ने जवाब भी दिया है। आपका क्या विचार है इस प्रश्न पर जो सदन में ये उठाया गया महादेव ऐप का? देवेंद्र जी, बड़े अफसोस की बात है कि सरकार में बैठे लोग आपस में नूरा कुश्ती करके एक विषय पर सेंसेशन पैदा करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनको लाभ लेना है। विधानसभा जिसमें इतने सारे प्रश्न लगे हैं कि सभी प्रश्नों को मैं समझता हूं कि विधानसभा पटल पर लाना लगभग असंभव है। उस समय सिर्फ उन प्रश्नों को लाना जिनका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, या उसमें ऐसा सेंसेशन पैदा करना है कि कांग्रेस को आरोपी बनाना है, इन लोगों को एक नूरा कुश्ती का प्रयास चल रहा है। आप इनके पूर्वाग्रह को समझिए और आपके विद्वान दर्शक भी समझ रहे होंगे। देवेंद्र जी, बड़ी बात यह है कि राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, पहले भी आप ईडी आईटी से लेकर सारी एजेंसियों को अपना प्रकोष्ठ बनाकर रखे हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राज्य और केंद्र की सरकार समन्वय नहीं बना पा रही है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के मामले को यहां राज्य पर आप डिस्कस कर रहे हैं? जो 56 इंची सीने की बात करते थे वो उन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इधर उधर छिप रहे अपराधियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में उसकी नूरा कुश्ती चल रही है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट से तो डबल इंजन की बात करते थे साहब आप लोग। उसके बाद आज आप देखिए सिर्फ प्रदेश में ये उठाते हैं कि आप पीएसपी की सनसनी पैदा करते हैं, कभी महादेव की सनसनी पैदा करते हैं। हूं कि राज्य में और केंद्र में आपकी सरकार है, आप विपक्ष की भाषा क्यों बोलते हैं? कार्रवाई करिए। अगर उसमें कांग्रेस का भी कोई नेता अगर थोड़ा सा भी इन्वॉल्व है तो आप कार्रवाई करिए, स्वागत है। कांग्रेस तो कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ होना चाहिए, पर आपके भ्रष्टाचार का पैमाना और आपका वो कौन सा चश्मा है जिसमें सिर्फ आपको विपक्ष भ्रष्टाचारी दिखता है? आप सरकार में भी बैठ जाते हैं तो विपक्ष पर सवाल उठाते हैं, विपक्ष को बदनाम करते हैं। सरकार के मुखिया पहले से बयान देते हैं कि कांग्रेस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, दूसरी तरफ जांच की भी बात करते हैं। देवेंद्र जी, जब सरकार में बैठा व्यक्ति पूर्वाग्रह से बात करने लगे तो लोकतंत्र खतरे में होता है। जांच एजेंसियों की जब जांच कह रहे हैं, हम सौंप रहे हैं, जांच हो रही है, उसके बाद सरकारी मशीनरी को संभालने वाला व्यक्ति ये बोले कि जांच रिपोर्ट के बाद हम बात करेंगे कौन दोषी कौन नहीं। एक तरफ जांच एजेंसियां भी उनके पास हैं, दूसरी तरफ पहले से कह देते हैं कि भैया ये कांग्रेस नेता दोषी है। मतलब आपने तो पूर्वाग्रह पाल के अपनी एजेंसी को लगा दिया उसके पीछे कि मैं कह रहा हूं उसको साबित करो, जबकि न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत है कि आप एजेंसी के होल्डर हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको तटस्थ होकर काम करना चाहिए, सरकार की तरह काम करना चाहिए। आप विपक्ष की तरह काम कर रहे हैं, आप लोकतंत्र के मायने बदल रहे हैं। और इतने बड़े वरिष्ठ विधायक जो 4-4, 5-5, 6-6 बार चुने गए हों, वो लोग इस तरह से विधानसभा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं विधानसभा की गरिमा के प्रतिकूल है ये। आप कार्रवाई करिए, ठोस कार्रवाई करिए, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, पर राजनीतिक पूर्वाग्रह के साथ कार्रवाई मत करिए। और खुलेआम सदन से लेकर सड़क तक स्वीकार करिए कि केंद्र में आपकी सरकार है, वो क्यों जी विधायक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विधायक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद डॉक्टर संजय शेखर के पास आना चाहेंगे। जी विधायक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल सिंह जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5 वर्षों में जितना बड़ा आपके संरक्षण में जो फला फूला है ना, ये कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं है कि जो 2 महीने के अंदर में आनन फानन में कार्रवाई करके उनको। तो माननीय विधायक जी, ईडी आईटी क्या राजनेताओं के घर जाएगी? ये ईडी आईटी क्या कर रही थी आपकी? क्यों उस समय नहीं पकड़ी? केंद्र में तो आपकी सरकार थी। मणिपुर में हिंसा हो जाती, छत्तीसगढ़ का महादेव ऐप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाता है और मोदी जी और अमित शाह जी सिर्फ चुनाव प्रचार करेंगे, उनकी केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ विपक्ष पे छापेमारी करेंगी और आप राजनीतिक भाषणबाजी करेंगे। क्या इसके लिए सरकार में बिठाया गया है आपको? आपका प्रधानमंत्री सदन में खड़ा होकर कहता है मेरी आवाज दबाई जा रही है। जो देश में 10 साल से देश का प्रधानमंत्री हो, उसकी आवाज कोई दबा सकता है? आज वो सदन में कहता है कि मैं फरियादी हूं, मेरी आवाज दबाई जा रही है। ये भाषा होगी आपकी?
अरे साहब, आवाजें तो आप लोगों की बंद कर रहे हैं, पत्रकारों की आवाज बंद कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज बंद कर रहे हैं, तो सामाजिक संगठनों की आवाज बंद कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं सदन में खड़े होकर साहब हमारी आवाज बंद की जा रही है, हमारी आवाज आप नहीं बंद कर सकते। नहीं, ये इसमें न्यूज चैनलों पे, पत्रकार समूहों पे छापा मरवाए। प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए साहब। अरे प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं, दिल्ली सदन में प्रबोध बिंज जी, मैं माननीय विधायक जी, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं, आप भाषण सुन लीजिए उनका कल का। वो बोल रहे हैं कि मेरी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे उनकी आवाज कौन दबाएगा? जो 30,000 छापेमारी ईडी से कराते हैं, 24 पर अपराध दर्ज होता है, बाकी सब बोगस छापेमारी निकलती है। अनिल सिंह जी, ज्यादा बोलने से कोई मामले खत्म नहीं हो जाते। आपने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बारे में, छत्तीसगढ़ की कार्रवाई के बारे में बात कर रहे हैं आप, और सरकार मैं वहां से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। सरकार में जो ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है प्रबोध बिंज जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, या तो आप कह दीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं है, तो यहाँ बात तो दिल्ली से लेके रायपुर से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की होगी। फले फूले सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या छत्तीसगढ़ सरकार आपकी जाएगी कार्रवाई करने? अब तो आपकी सरकार है, क्या आप दुबई में गिरफ्तार करेंगे? संचालन कर रहे हैं, और यही भिलाई क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी? कहाँ है हमारी प्रत्यार्पण संधि? कहाँ है हमारा 56 इंची सीना? कहाँ है मोदी जी का? कार्रवाई कराइए। दुबई में छत्तीसगढ़ सरकार नहीं जाएगी कार्रवाई करने। जो बच्चों को ये निपटाने का प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत में ही यदि आपने उसको निपटा दिया होता ना आपकी सरकार। अरे तो आपकी केंद्र सरकार क्या कर रही थी प्रबोध जी? मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है, अभी भी आप हम आएंगे आप लोगों के पास। डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संजय शेखर, जो प्रश्न ये महादेव ऐप का उठाया गया है उसके मायने क्या हैं? जी डॉक्टर संजय शेखर, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना ही चाहूंगा कि अभी जो 2-3 बातों की चर्चा हुई कि सरकार की स्थिति क्या है, सरकार किस रूप में काम कर रही है, क्या पूर्वाग्रह के आधार पर काम कर रही है, या फिर जो है जो राजनीतिक दुश्मन की तरह कांग्रेस को देख रही है, इस तरह की बात हुई। दरअसल आज के पूरे विधानसभा की कार्यवाही को अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से होगा कि विजय शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है और गृह मंत्री है, वो अपने से ही भिड़ते हुए नजर आए, और ये अपने विधायक, इसमें मंत्री शामिल थे, केवल राजेश मूणत, बल्कि राजेश मूणत के साथ जो है अजय चंद्राकर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, तमाम लोग शामिल थे, और सब लोगों का दबाव ये था कि पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई को दे दी जाए और कठोर कार्रवाई की घोषणा विधानसभा के अंदर हो। लेकिन देखिए, सत्ता में बनने के बाद किस तरीके से है, आज की नजीर के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए कि उन तमाम लोगों के दबाव के बावजूद जो है वो विजय शर्मा झुके नहीं, और उन्होंने कहा कि केवल किसी के बयान के आधार पर किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता, लेकिन पूरे मामले की जांच होगी, निष्पक्षता से जांच होगी, और अगर जांच में पाया जाता है, एक तो ईडी जांच कर रही है, ईडी की जांच अंतिम स्तर पे है, उसका चालान पुट अप हो गया है, तो उस जांच में और उसके बाद राज्य शासन के स्तर पर जो जांच हो रही है उसमें जो चीजें आएगी उसके आधार पर चाहे कितने भी बड़े लोग, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि केवल मछली की बात नहीं, अगर मगरमच्छ भी कोई होगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्दबाजी नहीं है, सरकार तुरंत से कोई पूर्वाग्रह के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है, और बहुत ही आराम से और बहुत ही पुख्ता तरीके से कोई कार्रवाई करना चाहती है, और इसीलिए आज तमाम लोगों का दबाव, करीब करीब पूरे सत्ता पक्ष का दबाव था, बावजूद इसके गृह मंत्री और डिप्टी सीएम जो है विजय शर्मा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई भी पूर्वाग्रह से कार्रवाई नहीं करेंगे, दुश्मनी के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अगर कोई दोषी है तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, और अगर कोई निर्दोष है तो उसको किसी तरह की परेशानी नहीं। तो कुल मिलाकर के, और शुरू से आप देख रहे हैं जब से ये सरकार बनी, पहले दिन से इस सरकार की पूरी कार्रवाई को अगर देखेंगे, पूरी कार्यप्रणाली को देखेंगे, तो जैसे पिछली सरकार बनी थी, पहले ही दिन तमाम अधिकारियों को हटा दिया गया, ये उनके हैं, ये भाजपाई थे, ये थे,
इस सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं थी। 2 महीने बाद जो है रिसफल हुआ है, 1.5 महीने बाद आईएएस का रिसफल हुआ है, और उस तरह से कोई कार्रवाई अभी तक तो कम से कम एक पत्रकार के तौर पे मुझे नहीं दिखी। और आज की पूरी विधानसभा की कार्यवाही को अगर आप देख लेंगे तो पूरे विधानसभा की कार्यवाही में अपने ही लोगों से, और एक टिप्पणी मैं जरूर करना चाहूंगा, राजेश मूणत ने पूरी सदन में विजय शर्मा को, जो डिप्टी सीएम है, उनको कहा कि आप किसे बचाना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं घोषणा करना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं बड़ी कार्रवाई का आश्वासन यहाँ दे रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके विजय शर्मा टस से मस नहीं हुए और उन्होंने कहा कि हम बिना जांच किए, बिना पुख्ता प्रमाण के किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें। तो ये जो एक अंतर है उसको देखा जाए। जी बिल्कुल। अनिल सिंह चौहान जी, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शेखर ने कहा कि जो भी मामले उठे हैं सदन में, उसमें ये चीज साफ देखी गई है कि जो गृह मंत्री विजय शर्मा हैं, ये किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई कदम नहीं उठाएंगे। जो सच होगा, जो तथ्यों पर आधारित होगा और सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई करवाने की बात करेंगे। हालांकि डॉक्टर संजय शेखर का कहना था कि पूरा सत्ता पक्ष का दबाव था, लेकिन किसी भी दबाव में ना आते हुए उन्होंने कहा है कि गुनाहगार अंदर जाएंगे लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के नहीं। ये तो एक अच्छी मिसाल है, इसे आप किस रूप में देखेंगे? देखिए देवेंद्र जी, बहुत विद्वान पत्रकार हैं संजय शेखर जी। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं कि ये नूरा कुश्ती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होती है, उसमें पूरी योजना होती है। बहुत से विषयों को मैं एक लाइव आपके लोकप्रिय चैनल पर नहीं कह सकता क्योंकि विधानसभा की अपनी गरिमा है, लेकिन एक नूरा कुश्ती का प्रदर्शन हो रहा है कि साहब हम ये बोलेंगे, आप ये बोलना। और छत्तीसगढ़ के आगामी विकास की बात क्यों नहीं होती? छत्तीसगढ़ में कुपोषण पर बात क्यों नहीं होती? वनांचल पर बात क्यों नहीं होती? आदिवासियों पे बात क्यों नहीं होती? आत्महत्या कर रहे किसानों पे बात क्यों नहीं होती? कर्ज माफी पर क्यों बात नहीं होती? उन योजनाओं पे बात क्यों नहीं होती जिसको ये कहते थे कि हम सरकार आते ही पूरा कर देंगे? उन पर सवाल क्यों नहीं उठता? ये सीधा सा सवाल है कि राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, तो आप कार्रवाई तो करेंगे ही, और कार्रवाई करनी भी चाहिए। विपक्ष की भाषा क्यों, ये नूरा कुश्ती क्यों? क्या जनता इतना नहीं जानती? ये पब्लिक है साहब, सब जानती है। धार्मिक उन्मादीकरण और यही ईडी आईटी और विपक्ष को कोस के दमन करके सरकार बनाने वाले लोग जो नूरा कुश्ती दिखा रहे हैं, उसका सच जनता जानती है। चलिए, डॉक्टर संजय शेखर कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद हम बीजेपी की बात। सहमत हो असहमत हो, लेकिन आज की कार्रवाई आप जरूर देखिएगा और उसपे है, और ईद के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए। एक पत्रकार के तौर पे पिछले 20 साल से छत्तीसगढ़ विधानसभा को मैं कवर कर रहा हूँ। आज का जो पूरा है उसको एक नजीर के तौर पे देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि इस तरह से नूरा कुश्ती हो रही है, आप देख रहे हैं कि आपके विपक्ष के लोग ही नहीं है। आज तो पूरे सदन में तमाम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे चर्चा होनी थी, लेकिन आपके अपने ही सदस्य नहीं थे। कांग्रेस के तमाम सदस्य कहीं और चले गए थे, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा। ये बात ठीक है, आपने जो कहा ये बात ठीक है कि विधायक दल की बैठक में चर्चा होती है कि ये मुद्दे उठाए जाने चाहिए, इस मुद्दे पे घेरा जाना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि विधायक दल में चर्चा होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े नेताओं के घेरने के बावजूद गृह मंत्री ने कहा कि नहीं, हम जो है हम बिना जांच के, बिना ठोस प्रमाण के किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये बड़ी बात है, इस बात को समझने की जरूरत है। मुझे लगता है, मैं पिछले 20-22 साल से विधानसभा को देख रहा हूँ, ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अनिल चौहान, चर्चा की बात है, चर्चा तो बहुत सारा विषय है, बहुत सारे विषयों पे चर्चा हो भी रही है, लेकिन पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कांग्रेस पार्टी के जो मुद्दे थे, ठीक है, उनका अपना राजनीतिक, आपका अपना राजनीतिक नजरिया है, बीजेपी का अपना राजनीतिक नजरिया है। आपने जो कहा उससे मैं सहमत हूँ कि विधायक दल की बैठक में चर्चा होती है और इनका एजेंडा होता है, लेकिन एजेंडा होने के बावजूद अगर सरकार तमाम दबावों के बावजूद अगर घोषणा नहीं करती, तो इस बात को कहीं ना कहीं नोट किया जाना चाहिए, मुझे लगता है। अनिल भाई जी, अनिल सिंह चौहान जी।
जी, मेरा ये मानना है देवेंद्र जी कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्क्रिप्ट तो सब प्री प्लान्ड है, पूरी स्क्रिप्ट तय है कि हम कितना दबाव बनाएंगे और आपको कितना जवाब देना है। मैं अभी भी कहूंगा कि जो अभिनय लोकतंत्र के मंदिर में किया जा रहा है और जनता को भ्रमित किया जा रहा है, इस पर छत्तीसगढ़ के आगामी विकास की बात होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार किन योजनाओं को लेकर क्या सोचती है, इस पर बात होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ आबादी के हित पर बात होनी चाहिए। और रहा सवाल ऐसे क्रिमिनल मामलों का, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य और केंद्र की सरकार को समन्वय बनाकर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सबूत और तथ्य मिलेंगे, कार्रवाई तो वैसे भी होगी। और मैं तो कहता हूं, मैं चुनौती भी देता हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि साहब, आज तक तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं देखी। अगर निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे होते तो हिमंता बिस्वा शर्मा किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते, जेल में होते, और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनकर उनको जेल नहीं भेजा जाता। तो ये भाजपा का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। वहां से तय होता है कि सीएम को क्या करना है, वहां से तय होता है कि विधानसभा में क्या मुद्दे उठाने हैं, वहां से तय होता है कि किसकी क्या स्क्रिप्ट होगी। और आप चाहे विधायकों के प्रत्याशी चयन का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री चयन का मामला हो, और सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं देवेंद्र जी, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जिस तरह से रिमोट कंट्रोल से यहाँ की सरकारें चल रही हैं और सुनियोजित स्क्रिप्ट चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, मैं फिर कहूंगा आपसे कि मैं अपनी बात पर कायम हूं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी है भाजपा की। जी, ये आपको लगता क्यों है कि ये स्क्रिप्टिंग ही हुई है? देवेंद्र जी, अभी तक की आप कार्रवाई देखिए, चाहे आप झारखंड चले जाइए, चाहे आप दिल्ली चले जाइए, चाहे आप छत्तीसगढ़ में आ जाइए, जिस तरह से जब कांग्रेस की सरकार थी और चुनाव सामने थे और ठीक 7 तारीख के पहले 5 तारीख को कहा जाता है कि ये कार में महादेव ऐप से जुड़ा हुआ पैसा बरामद हुआ, ड्राइवर मिला, तो भाजपा नेता के भाई की कार निकलती है और उसके बाद जैसे ही 17 को वोटिंग होती है, असीम दास का बयान बदल जाता है, हम जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। और तब तक कांग्रेस की सरकार को और मुख्यमंत्री के चरित्र का हनन ईडी और दूसरे माध्यमों से ये भारतीय जनता पार्टी करा लेती है। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपके चैनल पर प्रस्तुत कर सकता हूं जिसमें इस तरह से सुनियोजित लिखी गई और भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई। मेरा यह मानना है कि केंद्र की सरकार पूरी इच्छा शक्ति के साथ अगर काम करती तो महादेव ऐप गूगल पे ही नहीं दिखता, नेट पे नहीं दिखता, उसी समय बैन हो जाता जब मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, और दुबई से वो आरोपी गिरफ्तार हो जाता। लेकिन सेंसेशन पैदा करना है साहब, जनता को भ्रमित करके रखना है, ये बहुत बड़ा स्क्रिप्ट का खेल चल रहा है। ये मैं अकेले नहीं कह रहा हूं देवेंद्र जी, आप किसी भी पान ठेले और चौक चौराहे पे खड़े हो जाइए, देश की जनता, प्रदेश की जनता इस षड्यंत्र को समझ रही है, कैसे धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती हैं, कैसे ऐसे भ्रष्टाचार के सुनियोजित मुद्दे उठाए जाते हैं। ये सारा खेल है, एक षड्यंत्र है जिसको दिल्ली में बैठे लोग रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। जी प्रबोध। अनिल सिंह जी, ये कोई खेल नहीं है। ईडी अपना काम करती है, बाकी जो भ्रष्टाचार होता है ना वो ज्यादा कांग्रेस ही करती है। और अभी भी देखिए, जनता जो जनार्दन है वो अपने वोट के माध्यम से अपना निर्णय करती है। सरकारें भले अपने आप पहले द्वेष से काम करती है, लेकिन जनता जो देखती है ना 5 साल में आपने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, इसलिए कांग्रेस आज खत्म हो रही है, केंद्र में कहीं नहीं है। और आपकी अभी आपको 72 सीट पे प्रधानमंत्री ने कहा हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ का घोटालेबाज है, और आपके आगे तो कौन सी वॉशिंग मशीन थी? प्रधानमंत्री ने कहा अजीत पवार हजारों करोड़ का घोटालेबाज है, भाजपा में गए तो कौन से मशीन से साफ? इतना ही बता दीजिए, आप 2 ही 3 नाम बता दीजिए, तो जवाब नहीं है इन बातों का। अरे साहब, मैं तो कह रहा हूँ तर्कों में बात करिए माननीय विधायक जी, सत्ता का अनुमान अच्छा नहीं होता, सरकारें आती हैं जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो आपके सबसे बड़े नेता, बहुत बड़े कवि थे, कहा था कि लोकतंत्र रहेगा और ये देश रहेगा तब सारे मूल्य जीवित रहेंगे, तो हम सब जीवित रहेंगे। लेकिन आज लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दिया गया है, एक अभिनय और एक कलाकारी चल रही है, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर ईडी के माध्यम से चुनाव जीतकर। आप हमको लोकतंत्र की परिभाषा मत बताइए विधायक जी, क्षमा चाहता हूँ। प्रदेश और देश के सारे बुद्धिजीवी जानते हैं, पत्रकारों की अपनी मर्यादा हो सकती है साहब, तटस्थता की, मेरी कोई मर्यादा नहीं है तटस्थता की। जो है सच वो तो आप इस
चैनल के विद्वान दर्शकों के सामने जरूर रखूंगा। और आज नहीं तो कल अंग्रेजों से लड़ने में हमको समय लगा था, आपके खिलाफ भी समय लग रहा है, लेकिन एक दिन इस देश की जनता समझेगी कि कैसे लोग का गला सने आप दबाने का काम कर रहे हैं। पहले अपने आप को, अपनी पार्टी को, अपने नेताओं को टटोलिए, अपने कर्मों को टटोलिए। अरे साहब, मैं तो एनडीटीवी से लेके आज तक से लेके मीडिया समूहों से लेके रवीश कुमार से लेके अभिसार शर्मा से लेके गौरी लंकेश और कलबुर्गी से लेके कितनी कलम आपने बंद करा दी, कितनी कलम खरीद ली, कितनी कलम बंद कर दी, हत्या करवा दी, सारा हिसाब है मेरे पास साहब। कितने राजनीतिक दलों को आपने खत्म कर दिया, 300 विधायकों की मंडी लगा दी आपने, क्या क्या नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया खरीदे गए, हेमंता बिस्वा शर्मा खरीदे गए, ईडी की फटकार लगा के अजित पवार को आपने कब्जे में किया। नीतीश कुमार का उदाहरण है, मध्य प्रदेश में आपने सरकार खरीद ली, 7 दूसरों के विधायक खरीद के सरकार चलाने वाले। प्रजातंत्र की परिभाषा मत बताइए, कौन से सत्ता की भूख थी प्रमोद मिश्र जी? आप तो 15-17 स्टेट में गवर्नमेंट में थे, आपने जो महाराष्ट्र में किया, आपने जो मध्य प्रदेश में किया, ये कौन से सत्ता की भूख थी? आप केंद्र में सरकार में थे, कितने राज्यों में आप सरकार में थे, ये कौन से सत्ता की भूख थी? जनता तो पूछेगी ना साहब। और ठीक है, मीनू जी को भी जवाब, विधायक जी को भी जवाब दे लेने दीजिए। विधायक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। चौहान साहब, अपने आप में आइए, अपने आप में समय नहीं हमारे पास, मंथन करिए। एक समय जब टूटी बोलती थी पूरे देश में कांग्रेस की, आज कहाँ जा रही है? वोट तो जनता देती है ना, सरकारें कोई भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन आपने भी इतने साल राज किया और इसके बाद भी आज कांग्रेस किस धरातल पर है? आप किस जगह पे खड़े हैं? आपका सुझाव बिल्कुल उसको स्वीकार करते हैं और उस पर मनन भी करेंगे। चलिए हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि सदन में महादेव ऐप का मामला गूंजा और वास्तव में ये देखा जा सकता है कि इसे जो कांग्रेस कह रही है कि ये स्क्रिप्टिंग है लोकसभा चुनाव के लिए, कि सदन में जाकर के क्या कुछ कहना है, उस पर क्या कुछ जवाब देना है, जनता इसे समझती है। लेकिन महादेव ऐप की जहां तक बात है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए और इस पर तकरार कम होनी चाहिए। विधानसभा में जनता से जुड़े विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और उस पर फैसले लिए जाने चाहिए, कानून बनने चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।